बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। स्टूडेंट्स, हम डाटा साइंस के बारे में लास्ट टॉपिक में डिस्कस कर चुके हैं। उसकी डेफिनेशन, उसके जो एस्पेक्ट्स हैं, जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जो टर्म्स यूज़ होती हैं डाटा साइंस के अंदर, वो हमने डिस्कस की थी। और इसके अलावा कुछ डाटा के बारे में और डाटा एनालिटिक्स के बारे में भी हमने डिस्कस किया था। तो आज हम जो है वो स्कोप एंड एप्लीकेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे डाटा साइंस की। अब ये दो टर्म्स यूज़ हुई हैं यहाँ पे, स्कोप एंड एप्लीकेशंस। ठीक है, तो माइनर सा इसमें डिफरेंस है। स्कोप अलग चीज़ है, एप्लीकेशंस अलग चीज़ है। तो ये आपको मैं बता दूं ताकि आपको डिफरेंस का अंदाज़ा हो कि ये दोनों ही टर्म्स क्यों यूज़ की गई हैं। तो जो स्कोप है आपके पास, उसमें क्या होता है, उसमें बाउंड्रीज बताई जाएंगी कि डाटा साइट की बाउंड्रीज क्या हैं, उसकी लिमिटेशंस क्या हैं, और उसके अलावा उसको जो है वो उसमें कौन सी चीज़ें इंक्लूड होगी और कौन सी चीज़ें इंक्लूड नहीं होंगी। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास जो है स्कोप, उसके बारे में आ जाएगा। ठीक है, बाउंड्रीज यानी कि कौन सी चीज़ें इसमें शामिल करनी है, कौन सी नहीं करनी है, किस जो है वो बाउंड्रीज के अंदर रहते हुए इसको जो है वो यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, और जो एप्लीकेशंस है, एप्लीकेशन मतलब यूजेस कह सकते हैं हम इसको, यूजेस ऑफ डाटा साइंस। एप्लीकेशंस ऑफ डाटा साइंस एक ही चीज़ है। ठीक है, यूजेज क्या है इसका, इसमें ये चीज़ आती है एप्लीकेशंस में। प्रैक्टिकल यूजेज क्या है इसका, प्रैक्टिकली ये कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होगा। ठीक है, और स्कोप जो है वो आपके पास इसमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं वो मैंने आपको बता दिया, और एप्लीकेशंस जो है यूज़ कहाँ कहाँ पे होगा। ठीक है, तो अब हम जो है वो इसके टॉपिक के बारे में देखते हैं, इसकी तरफ चलते हैं। डाटा साइंस इज यूज्ड फॉर अ वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशंस व्हिच इंक्लूड्स प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स, machine learning, data visualization, recommendation system, sentiment analysis, fraud detection, and decision making in different industries like health, finance, marketing and टेक्नोलॉजी। तो डाटा साइंस जो है वो उसकी रेंज बहुत ज़्यादा एरियाज में ये यूज़ होता है। जैसा कि हमने प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स करना है, ये पीछे हम टर्म पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं इसके डिटेल में नहीं जाने वाली। मशीन लर्निंग जैसा कि है आपके पास, ये भी हमने लास्ट टॉपिक में पढ़ा था, डिस्कस किया था। डाटा विजुअलाइजेशन, रिकमेंडेशन सिस्टम, और इसके अलावा सेंटिमेंट एनालिसिस और फ्रॉड डिटेक्ट करने के लिए भी इसको यूज़ किया जाता है। जो भी बैंक्स या जहाँ पे भी हमें लोन या फ्रॉड डिटेक्ट करना होता है वहाँ पे इसको भी यूज़ किया जाता है। एंड डिसीजन मेकिंग, किसी भी इंडस्ट्रीज में डिसीजंस लेने हों उसके लिए, ये ऐसा कि हेल्थ केयर है, फाइनेंस है, मार्केटिंग और क्या कहते हैं, हेल्थ केयर में, फाइनेंस में, मार्केटिंग में और टेक्नोलॉजी में इसका क्या जो है वो यूजेज है, एप्लीकेशंस है, वो इसमें डिसीजंस कैसे लेने हैं वो देखा जाता है। इस डाटा साइंस की जो है वो इसमें हेल्प करती है। और साइंस बिजनेस प्रॉब्लम इज अ गैप बिटवीन एग्जिस्टिंग एंड डिजायर्ड स्टेट ऑफ द सिचुएशन जो होती है, डिजायर्ड स्टेट उसकी और एग्जिस्टिंग जो स्टेट है उसके दरमियान गैप, वो बिजनेस प्रॉब्लम में जो है वो डिस्कस किया जाता है। इट इज़ डिजायर्ड एक्शन और सीरीज ऑफ एक्शन टू अचीव एन ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए हमें सीरीज ऑफ एक्शंस लेने होते हैं, डिजायर्ड एक्शंस लेने होते हैं जो कि इसमें लिए जाते हैं। वेरियस बिजनेस प्रॉब्लम्स कैन बी सॉल्व थ्रू डाटा साइंस के जरिए से बहुत से बिजनेस प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सकता है। बिजनेस प्रॉब्लम्स क्या है, बिजनेस प्रॉब्लम्स के बारे में हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं कि ये एक गैप होता है किसके दरमियान, एग्जिस्टिंग और डिजायर्ड स्टेट्स के दरमियान। जो भी सिचुएशन आपके पास है उसमें एग्जिस्टिंग स्टेट कौन सी है और जो हमारी डिजायर्ड है वो स्टेट कौन सी है, उसके दरमियान जो गैप आ रहा है, यानी कि हम चाहते क्या हैं सिचुएशन के मुताबिक, जो सिचुएशन है उसके उसमें हमारी डिज़ायर, हमारी जो क्या कहते हैं विश है वो क्या है, और जो एग्जिस्टिंग स्टेट है वो उसमें कितना गैप है, कौन सा कितना डिफरेंस है। तो जाहिर सी बात है प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक है, जो हम चाह रहे हैं हमें वो चीज़ नहीं मिल रही है, तो ये चीज़ बिजनेस से रिलेटेड, तो ये चीज़ बिजनेस गैप कहलाती है। ठीक है, कौन सी प्रॉब्लम्स यहाँ पे, सम ऑफ देम आर डिस्कस्ड हियर। कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जो कि डिस्कस की जा रही हैं बिजनेस प्रॉब्लम से रिलेटेड, वो आपके पास हैं। टू डिसाइड बेस्ट रूट्स फॉर शिपिंग और गुड्स और पैसेंजर एयरप्लेन्स। तो सबसे पहले आपको जो है वो जो पैसेंजर्स होते हैं और जो मतलब चीज़ें होती हैं प्लेन्स में, उसके लिए बेस्ट रूट डिसाइड करने में जो है वो
इस तरह के प्रॉब्लम्स को डिस्कस या सॉल्व करने में डाटा साइंस हेल्प करती है. टू चूज द बेस्ट प्रोडक्ट अमंग मैनी विच वन टू बाय ए एंड बी, यानी कि जो बहुत से आपके पास प्रोडक्ट्स हैं उनमें से कौन से मुझे चूज़ करना चाहिए, उसमें ये हेल्प करती है. टू foresee delays for flight, ship, train, etc. through predictive analysis. predictive analysis के ज़रिए से फ्लाइट, शिप या ट्रेन के लिए हमें जो है वो डिलेज पहले से देख लेते हैं हम लोग, ठीक है. उसमें ये हेल्प करती है, यानी कि फ्लाइट या जो भी ट्रेन वगैरह है उसकी डिले के बारे में पहले से प्रिडिक्शन जो है वो हो जाती है, और इसमें जो है वो हेल्प करती है. डाटा साइंस की वजह से ये हो जाता है. टू क्रिएट प्रमोशनल ऑफर्स जैसा कि विच प्रोडक्ट्स आर मोर पॉपुलर देन अदर्स, कौन सा पॉपुलर है, कौन सा प्रोडक्ट जो है वो पॉपुलर है, तो इसलिए प्रमोशनल ऑफर्स के लिए क्रिएट करने के लिए जो है वो हेल्प करती है डाटा साइंस, कि हमें कौन सी चीज़ें अपने प्रोडक्ट को जो है वो मज़ीद प्रोडक्टिव बनाने के लिए किस तरह की जो है वो ऑफर्स डालने चाहिए, कौन सा बोनस वगैरह क्या जो है वो करना चाहिए. ये डिसीजन लेने में डाटा साइंस हेल्प करती है. बिजनेस रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं उनमें ये शामिल है. टू फाइंड द बेस्ट सुटेबल टाइम टू डिलीवर गुड्स टू रिड्यूस कॉस्ट रिड्यूस करते हुए, मतलब हेल्प करती है उसमें, जब हम जो अपने गुड्स हैं, मतलब जो चीज़ें हम डिलीवर कर रहे होते हैं, बेस्ट सुटेबल टाइम में उसको डिलीवर कर लें, तो वो फाइंड करने में जो है वो हेल्प करती है. मतलब लिमिटेड टाइम में हम डिलीवर भी कर पाएँ और जो कॉस्ट है वो भी रिड्यूस हो, ठीक है. तो इस तरह के सुटेबल टाइम जो है वो बनाने में, फाइंड करने में हेल्प करती है डाटा साइंस. टू फोरकास्ट नेक्स्ट ईयर्स रेवेन्यू फॉर अ कंपनी के लिए जो नेक्स्ट आने वाले ईयर्स हैं उनमें क्या हमें जो है वो करना चाहिए, क्या डिसीजंस लेने चाहिए, किस तरह का बिजनेस से रिलेटेड जो है वो डिसीजन होना चाहिए, उसकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए, बिजनेस को जो है वो एफिशिएंट बनाने के लिए, ठीक है. तो इसमें हेल्प करती है. टू एनालाइज हेल्थ बेनिफिट्स और फिजिकल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के लिए, उसको एनालाइज करने के लिए ये डाटा साइंस जो है वो हेल्पफुल होती है. टू प्रिडिक्ट सम फॉर कमिंग इवेंट्स, जो विन मतलब इलेक्शन से रिलेटेड फॉर एग्जांपल हैं, तो उससे रिलेटेड जो अपकमिंग आपके पास इवेंट्स हैं उनको प्रिडिक्ट करने में भी ये हेल्प करती है, ठीक है. उसके अलावा नेक्स्ट आपके पास जो है वो क्या है, ये सब तो थे जो बिजनेस रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, उनमें कौन कौन से शामिल होते हैं और कहाँ पे जो है वो ये डाटा साइंस हेल्पफुल होती है, ठीक है. नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं डाटा साइंस की एप्लीकेशन बिजनेस से रिलेटेड, ठीक है. ओके, कहाँ बिजनेस में ये जो है वो यूज़ होता है. Data science can be applied to various businesses after analyzing the available data. Some of them are कौन कौन से हैं उसमें से आपके पास ई कॉमर्स है, मैन्युफैक्चरिंग है, बैंकिंग है, फाइनेंस है, ट्रांसपोर्ट है, हेल्थ केयर है, और इसके अलावा भी बहुत सारी एप्लीकेशन हैं डाटा साइंस की बिजनेस से रिलेटेड. सबसे पहले आपके पास इंडस्ट्री है. द डाटा साइंस कैन बी यूज टू मेक डाटा ड्रिवन डिसीजंस बाय एनालाइजिंग हिस्टोरिकल डाटा एंड प्रेडिक्टिंग फ्यूचर ट्रेंड्स. जो फ्यूचर ट्रेंड्स हैं उनके बारे में प्रेडिक्शन, और हिस्टोरिकल जो डाटा आपके पास मौजूद होता है, हिस्ट्री डाटा के बारे में इंडस्ट्री से रिलेटेड, तो उनको देखते हुए हम जो है वो डिसीजंस लेते हैं और एनालाइज करते हैं कि किस तरह से जो है वो नेक्स्ट ट्रेंड कौन सा चलेगा, ठीक है, उस पर्टिकुलर चीज़ से रिलेटेड, ताकि जो अपनी इंडस्ट्री को और उसकी क्वालिटी को जो है वो इम्प्रूव किया जा सके. ऑब्वियसली हम देख रहे होते हैं ना, हमें समझ आ रही होती है हिस्ट्री के अकॉर्डिंगली भी, और फ्यूचर जो ट्रेंड चल रहा होता है उसके अकॉर्डिंगली कि आगे क्या जो है वो ट्रेंड चलेगा, कौन सी चीज़ जो है वो ज़्यादा इन होगी, ठीक है. तो उसके हिसाब से जो है वो फिर हम कुछ डिसीजंस लेना शुरू कर देते हैं इंडस्ट्री के अंदर, ताकि प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव हो और आपके इंडस्ट्री की, और क्वालिटी अच्छी हो, क्वालिटी को कंट्रोल किया जाए, इफेक्टिव हो, ठीक है. इट कैन हेल्प इन इफेक्टिव मार्केटिंग ऑन इम्प्रूविंग क्वालिटी कंट्रोल. Also, आपको इससे समझ आ गई. कंज्यूमर गुड्स डाटा साइंस स्किल्स कैन बी यूज्ड टू ऑप्टिमाइज inventory according to the demand forecasting of particular goods in particular social groups, communities, and the demography.
डेमोग्राफिक्स। तो डाटा साइंस के जो हैं वो यूज़ की जाती हैं जो इन्वेंट्री सिस्टम है उसको ऑप्टिमाइज़ करने के लिए, जैसे कि जो फोरकास्टिंग है पर्टिकुलर गुड्स के लिहाज से, जो और उसके अलावा जो पर्टिकुलर ग्रुप्स हैं उनमें क्या पर्टिकुलर गुड्स जो हैं वो हमें फोरकास्ट करनी चाहिए, कम्युनिटीज़ से रिलेटेड या डेमोग्राफिक से रिलेटेड हमें क्या करना चाहिए डिसीजन। मतलब इसमें जो है फिर कंज्यूमर का बिहेवियर देखा जाता है, उसके अकॉर्डिंगली मार्केट रिसर्च और एनालिसिस की जाती हैं, ठीक है, कि क्या प्रेफरेंस है कंज्यूमर की, ट्रेंड कौन सा चल रहा है और वो उसका बिहेवियर उसके मुताबिक क्या है ट्रेंड्स के मुताबिक, और कौन सी चीज़ें हमें इन रखनी चाहिए, कौन सी चीज़ें जो है वो आउट कर देनी चाहिए, ठीक है। और उसके अलावा प्रोडक्ट की डेवलपमेंट उसमें कैसी होगी, ये कंज्यूमर गुड्स में आएगा कि उसकी इनोवेशन और उसकी ऑप्टिमाइजेशन के अकॉर्डिंगली हमें करना होता है। और इसके अलावा जो आपका डिमांड फोरकास्टिंग है कि प्रिडिक्ट करना है सेल्स और एडजस्ट करनी है उसके अकॉर्डिंगली प्रोडक्शन, और इसके अलावा हम प्राइस, जाहिर सी बात है प्राइस को भी माइंड में रखेंगे, तो मार्केटिंग कंडीशंस और कस्टमर बिहेवियर के अकॉर्डिंगली प्राइस जो है वो स्ट्रैटेजी कौन सी अपनानी है हमने, ठीक है। तो ये भी कंज्यूमर गुड्स में डाटा साइंस ही हेल्प इन सब में करती है। और इसके अलावा सेगमेंटेशन है, सेगमेंटेशन में कैसे ये हेल्प करेगी पर्सनलाइज्ड मार्केटिंग और जो टारगेटेड प्रमोशंस हैं उनके लिए। और इसके अलावा जो क्वालिटी कंट्रोल करना है वो किस तरह से करना है, इम्प्रूव करनी है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को कैसे, और डिफेक्ट्स जो हैं उनको आइडेंटिफाई कैसे करना है इसमें। और इसके अलावा जो आपके और भी बहुत सारी एस्पेक्ट्स आ जाते हैं इसमें। होप सो आपको कंज्यूमर गुड्स का समझ आ गया। यहाँ पे वर्डिंग थोड़ी जो है वो मुश्किल थी, इसलिए मैंने आपको हर वर्ड फोरकास्टिंग और जो कम्युनिटीज डेमोग्राफिक्स और जो इन्वेंट्री सिस्टम ऑप्टिमाइज करना है उसके बारे में आपको डिटेल में बता दिया। तो लॉजिस्टिक कंपनीज हैं, लॉजिस्टिक कंपनीज के बारे में क्या है, लॉजिस्टिक जो मैंने आपको बताया आप अपनी वर्डिंग में इसमें लिख सकते हैं कंज्यूमर गुड्स में भी, और ज़रूरी नहीं है कि यही इंग्लिश आपने डालनी है, ठीक है। तो नेक्स्ट आपके पास जो लॉजिस्टिक कंपनीज हैं उसमें क्या होता है, दीज कंपनीज कैन सप्लाई डाटा साइंस फॉर देयर रूट ऑप्टिमाइजेशन, डिमांड फोरकास्टिंग, जो भी पेशेंट कोई उनकी होती है डिमांडिंग उसके अकॉर्डिंगली, और क्या उन्होंने डाटा साइंस के अकॉर्डिंग ऑप्टिमाइज किया है, रियल टाइम ट्रैकिंग क्या है, लोड बैलेंसिंग, कैरियर सिलेक्शन, कॉस्ट रिडक्शन एंड ग्लोबल ट्रेड ऑप्टिमाइजेशन। तो इसमें जो है वो लॉजिस्टिक कंपनीज जो हैं वो डाटा साइंस से हेल्प लेती हैं। रूट ऑप्टिमाइजेशन मींस के यहाँ पे जो है वो रिड्यूस करना है फ्यूल कंजम्पशन को, इसके अलावा ट्रांजिट टाइम में जो है उसको रिड्यूस करना है, और एफिशिएंट रूट, मोस्ट एफिशिएंट रूट जो है वो आइडेंटिफाई करने हैं कि कौन सा रूट जो है वो ज़्यादा बेस्ट होगा, तो इसमें ये चीज़ आ जाएगी, ठीक है। उसके अलावा डिमांड, आपके पास डिमांड फोरकास्टिंग, फोरकास्टिंग डिमांडिंग क्या है उसकी, मतलब नेक्स्ट पेशेंट को क्या हो रही है इसके इससे रिलेटेड। इसके अलावा इसमें कॉस्ट एस्टिमेशन जो है वो लगाई जाती है, डायनामिक प्राइसिंग को डिस्कस किया जाता है, जैसे कि पीछे हमने कंज्यूमर गुड्स में डिस्कस किया था। और इसके अलावा इसमें देखा जाएगा कि इन्वेंट्री एलोकेशन क्या है, और इसमें जो कैरियर सिलेक्शन है वो किस तरह से होनी है, लोड को प्लान किया जाएगा, उसको बैलेंस करने की कोशिश की जाएगी, ठीक है। और मतलब जो कंपनी में लोड बर्डन अगर पड़ जाता है तो उसको कैसे बैलेंस किया जाएगा, और इसके अलावा आइडेंटिफाई किया जाएगा इसमें रिस्क जो आएंगे उसको, ठीक है। कॉस्ट रिड्यूस कैसे की जा सकती है, कैरियर कैसे इम्प्रूव सेलेक्ट करना है हमने इसमें इस डाटा साइंस में, और ये लॉजिस्टिक कंपनीज के अंदर रहते हुए ग्लोबल ट्रेड ऑप्टिमाइजेशन जो है वो कैसे करनी है, अंडरस्टैंड कस्टमर्स के बिहेवियर को कैसे करना है, उनकी नीड्स का ख्याल भी रखना है और उनकी प्रेफरेंस का ख्याल भी रखना है, ठीक है। पोटेंशियल्स जो रिस्क हैं उनको कैसे रिड्यूस करना है,
और नेटवर्क जो है उसको कैसे एफिशिएंट मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए जो है वो लॉजिस्टिक जो नेटवर्किंग है वो कैसे बेटर करनी है, तो ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। स्टॉक मार्केटिंग है नेक्स्ट आपके पास। डाटा साइंस टेक्निक्स एंड टूल्स कैन बी हेल्पफुल इन एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग। एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग के अंदर भी ये डाटा साइंस के टूल्स जो हैं वो हेल्पफुल होते हैं। उसके मार्केट सेंटिमेंट एनालिसिस में वोलेटिलिटी प्रेडिक्शन, क्वांटिटी एनालिसिस, उसकी क्वांटिटी जो है वो जो हम एनालिसिस कर रहे हैं उसकी क्वांटिटी पे ज़्यादा फोकस करना है। मशीन लर्निंग बेस्ड ट्रेडिंग क्या है, और मशीन मार्केट सर्विलेंस एंड रिस्क मैनेजमेंट में भी स्टॉक मार्केट्स जो हैं वो में ये चीज़ें शामिल होती हैं और ये डाटा साइंस जो है इसमें हेल्प करती है। नेक्स्ट आपके पास ई कॉमर्स है। ई कॉमर्स जो आपको मैंने लास्ट अभी जो डायग्राम दिखाई है उसमें भी जो चीज़ें थी आप वो भी इसमें शामिल कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको ये मुश्किल लगे तो वो भी आप चीज़ें इसमें डाल सकते हैं। अगर स्पेसिफाई क्वेश्चन अगर आपके पास आ जाता है और आपको स्पेसिफाई नहीं करते कि इन एस्पेक्ट्स में आपने बताना है, तो अगर स्पेसिफाई नहीं करते तो आप वहाँ से भी इजी वर्डिंग में डाल सकते हैं। In e-commerce, data science helps in recommendation system, customer segmentation, shopping cart analysis, fraud detection की बात हम पहले भी कर चुके हैं, supply chain optimization की बात भी हम पहले कर चुके हैं, chain optimization का ख्याल रखना है, और customer sentiment analysis एक्सेट्रा। तो ये भी हम बात पहले ऊपर कर चुके हैं कि किस तरह से रिकमेंडेशन सिस्टम्स में हेल्प करती है डाटा साइंस ई कॉमर्स में, और कस्टमर की सेगमेंटेशन को कैसे बेटर करना है, और कार्ट एनालिसिस जब शॉपिंग से रिलेटेड है वो किस तरह से करना है, फ्रॉड को डिटेक्ट करने के लिए भी डाटा साइंस जो है वो कैसे हेल्प करती है। तो ये सारी चीज़ें इसमें जो है वो आ जाती हैं। डाटा साइंस जो है वो बिजनेस से रिलेटेड ही टर्म्स है, तो इसमें जो है वो हेल्प करती है। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जिसमें बिजनेस में जो है वो हेल्प मिलती है आपको। बिजनेस से रिलेटेड बिजनेस के अंदर बहुत सी टर्म्स आ जाती हैं, तो यहाँ पे इतनी ही डिस्कस हुई नहीं है, तो आप यही देख लें जस्ट, ठीक है। और इसके अलावा जो थी वो कुछ मैंने आपको शो कर दी हैं, आप वो भी इसमें जो है वो इंक्लूड कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं जी डाटा टाइप्स इन डाटा साइंस। साथ में आपको डायग्राम भी दिखाई हुई है डाटा टाइप्स की। इसमें आपके पास क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव, और इसमें कौन कौन सी मज़ीद कैटेगरीज हैं और उसकी जो डिफरेंसेस हैं वो भी हम डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं डाटा टाइप्स इन डाटा साइंस। इन डाटा साइंस वी कैन मेनली क्लासीफाई डाटा इनटू टू मेन टाइप्स, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव पीछे हम डिस्कस कर चुके थे कि वो न्यूमेरिकल होता है, और क्वालिटेटिव जो है वो कैटेगोरियल होता है, कैटेगरीज उसमें जो है वो डिस्कस की जाती हैं, ठीक है। और जो कैटेगोरियल डाटा या क्वालिटेटिव डाटा होता है डिस्क्राइब्स एन ऑब्जेक्ट और ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट कैन बी लेबल्ड अकॉर्डिंग टू सम ग्रुप ऑफ और कैटेगरीज। कुछ ग्रुप या कैटेगरीज के अकॉर्डिंगली जो है वो इसको लेबल किया जाता है। ये एक ऐसा ऑब्जेक्ट या ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स पे मुश्तमिल होता है। इट कैन बी रिप्रेजेंट इन न्यूमेरिकल फॉर्म, नंबर्स की फॉर्म में इसको जो है वो रिप्रेजेंट किया जाता है, जैसा कि आपके पास कलर्स हैं, प्लेसेस हैं, ठीक है। ये डाटा इनसे रिलेटेड जो है वो इसमें आ जाता है क्वालिटेटिव में, और इसको फर्दर जो है वो डिवाइड किया जाता है ऑर्डिनल और नॉमिनल डाटा में, ठीक है। ये क्वालिटेटिव डाटा में आ जाता है। और जो क्वांटिटेटिव डाटा है उसमें आपके पास ये देखें आप तो कॉन्टीन्यूस और डिस्क्रीट में मज़ीद इसके कैटेगराइज किया जा रहा है, और आगे इसकी जो एग्जांपल्स हैं वो भी बताई हुई हैं, ठीक है। तो ये आप देखें डाटा टाइप्स, और उसके बाद ये क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव है, ठीक है, इसकी कैटेगरीज। और जो क्वालिटेटिव है उसकी कैटेगरीज में आपके पास ऑर्डिनल और नॉमिनल आ जाता है। ऑर्डिनल मीन्स ऑर्डर में होता है, और नॉमिनल ये ऑर्डर में नहीं होता। इसकी डिस्क्रिप्शन हम अभी डिस्कस करते हैं। और इसकी ऑर्डिनल के एग्जांपल्स में आपके पास टेस्ट रेट है, टेस्ट ग्रेड वगैरह, और जो नॉमिनल अनऑर्डर्ड होता है उसमें नेशनैलिटी आपके पास आ जाती है एग्जांपल में।
और क्वांटिटेटिव जो है उसमें कॉन्टिन्यूस और डिस्क्रीट होता है। कॉन्टिन्यूस जो कि जिसको डिवाइड जो है वो किया जा सकता है और डिस्क्रीट जिसको डिवाइड नहीं किया जा सकता। और इसके एग्जांपल्स की बात करें तो डिस्टेंस कॉन्टिन्यूस में आ जाता है और जो कैट्स हैं डिस्क्रीट में आ जाता है। ठीक है, तो इसकी डिस्क्रिप्शन हम डिस्कस करते हैं, तब आपको अच्छे से क्लियर होगा। सबसे पहले ऑर्डिनल डाटा है, इसमें भी डिफरेंस आ सकता है। ऑर्डिनल डाटा सीज specific order of ranking. It uses certain scale or measure to group डाटा इनटू कैटेगरीज। यानी कि ऊपर हमने डिस्कस किया था ना कि ये जो है वो ऑर्डर्ड वे में होता है। ठीक है, स्पेसिफिक ऑर्डर में होता है, यानी कि इसको मेजर जो है वो हम कर सकते हैं किसी ग्रुप की फॉर्म में, ऑर्डर्स की फॉर्म में। जैसे कि आपके पास टेस्ट ग्रेड्स हैं। ठीक है, टेस्ट ग्रेड्स की अगर हम बात करें तो मतलब ऑर्डर वे में होता है। 90 से ग्रेटर है तो ये ग्रेड आएगा, 80 से ग्रेटर है तो ये ग्रेड आएगा, 40 से ग्रेटर है या 50 से ग्रेटर है तो ग्रेड्स क्या आएंगे। ठीक है, वो ऑर्डर में होते हैं, ए पॉजिटिव, ए बी सी डी। ठीक है, इकोनॉमिक स्टेटस क्या है उसका भी वो हम जो है वो ऑर्डर्ड वे में डिस्कस करते हैं। मिलिट्री रैंक वगैरह ये सारे के सारे ऑर्डर्ड वे में होते हैं। तो ये ऑर्डिनल जो है वो डाटा आएगा, नाम से भी आपको समझ आ रही होगी। नॉमिनल डाटा जो है जिसमें ऑर्डर्ड मैटर नहीं करता, जैसे कि आपके पास नॉमिनल डाटा है। इट कैन बी लेबल्ड इनटू मैनुअली एक्सक्लूसिव कैटेगरीज विच कैन नॉट बी ऑर्डर्ड मैनुअली। जैसे कि एग्जांपल्स इसमें जो है वो कार्स के ट्रांसपोर्टेशन है और इसके अलावा बस और ट्रेन की, या जेंडर के बारे में बताते हैं, सिटीज कलर्स के बारे में जो हम स्टेटस देते हैं, या कोई फेवरेट अपनी डिशेस वगैरह उसके बारे में हम बताते हैं, या हॉबीज़ हैं उसके बारे में हम बताते हैं। तो वो नॉमिनल डाटा जो है वो उसके एग्जांपल्स में आ जाता है। ठीक है, तो ये क्वांटिटेटिव। नेक्स्ट आपके पास क्या है, क्वांटिटेटिव और न्यूमेरिकल डाटा क्वांटिटी से रिलेटेड जिसमें होगा। ऊपर जो था हमने क्वालिटेटिव पढ़ा था। क्वालिटेटिव मतलब उसमें नंबर्स जो है वो आपके पास नहीं होंगे। ऑर्डर्ड वे में ऊपर हमने बात किया क्वालिटेटिव, क्वालिटी को मैटर करेगी। जैसा कि आपके पास ये नॉमिनल है, मतलब कलर, सिटी। ठीक है, ये नंबर्स की फॉर्म में आपके पास नहीं आता। ठीक है, इन जनरल जब हमने एग्जांपल देखी तो ये वाली एग्जांपल्स हमारे पास आ जाती हैं उसमें क्वालिटेटिव में। Quantity numerical data deals with numerical values that can be computed mathematically to draw some calculations. Conclusions के बाद जो हमारे पास mathematically calculate करने के बाद जो आंसर आता है वो numerical values होती हैं। Examples of numerical values height है, weight है, number of students in school है, फ्रूट्स इन बास्केट है जो कि हम काउंट करते हैं तो हमें पता चलता है। स्कूल के स्टूडेंट्स हम काउंट करते हैं तो पता चलता है। वेट और हाइट हम मैयर करते हैं तो हमें पता चलता है। तो ये मैयरेबल है। ठीक है, जिसको हम मैयर कर सकते हैं, जिसको हम जो है वो मैथमेटिकल कंप्यूटेशन के बाद, कंक्लूजन्स के बाद निकालते हैं, वो आपके पास न्यूमेरिकल वैल्यूज जो कहलाती हैं वो क्वांटिटेटिव में आती हैं। क्वांटिटेटिव जो है मज़ीद कैटेगराइज किया जाता है दो कैटेगरीज में। इसमें डिस्क्रीट डाटा और कॉन्टिन्यूस डाटा होता है। डिस्क्रीट डाटा और कॉन्टिन्यूस डाटा क्या है, तो इसमें जो ऑर्डिनल और नॉमिनल में मैंने डिफरेंस अलग से आपको मेंशन नहीं किया, यहाँ पे ही आपको समझ आ रही है। जस्ट एक आपने जो है वो डिफरेंसेस में डेफिनेशन बता देनी है और दूसरा इसकी एग्जांपल्स बता देनी है, सिंपल। ठीक है, अब नेक्स्ट हम चलते हैं डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस डाटा में। इसमें भी आप जस्ट एग्जांपल्स और डेफिनेशन बता देंगे। Discrete data, it includes data which can only take certain values and cannot be further subdivided into smaller units. छोटी यूनिट्स में जिसको हम डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है, जो सर्टेन वैल्यूज होती हैं जिसको फर्दरली डिवाइड नहीं किया जा सकता, वो आता है डिस्क्रीट डाटा में। दिस डाटा कैन बी काउंटेड एंड हैज़ फिनिट नंबर ऑफ वैल्यूज। जैसा कि आपके पास नंबर ऑफ प्रोडक्ट रिव्यूज़ हैं, जैसा कि टिकट जो सोल हुई है उसके बारे में आ जाएगा। ठीक है, और इसके अलावा कंप्यूटर्स इन सर्टेन डिपार्टमेंट्स कितने जो हैं वो हैं यूज़ हो रहे हैं। ठीक है, फिनिट नंबर ऑफ वैल्यूज़ होंगी यहाँ पे भी आपके पास फिनिट नंबर ऑफ वैल्यूज़ होंगे। एम्प्लॉयज़ इन कंपनी, इसमें कितने कंपनी में कितने एम्प्लॉयज़ हैं, ये भी डिस्क्रीट डाटा आपके पास आएगा जो कि जिसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, ये आपके पास डिस्क्रीट डाटा में आ जाएगा। और कॉन्टिन्यूस डाटा जिसमें हम अनस्पेसिफाइड नंबर ऑफ पॉसिबल मेजरमेंट्स बिटवीन टू रियलिस्टिक पॉइंट्स ऑफ और नंबर्स, जैसे कि डेली विंड स्पीड, अब ये जाहिर सी बात है वेरी कर रही होती है। ठीक है, वेट ऑफ न्यूबॉर्न बेबीज का वेट जो है वो भी वेरी करता है। फ्रीजर्स टेम्परेचर
वो भी कॉन्टिन्यूसली वेरी कर रहा होता है, चेंज हो रहा होता है, ठीक है, स्पेसिफिक नहीं रहता, जो कांस्टेंट नहीं रहता, ठीक है। तो डिस्क्रीट में जो चीज़ कांस्टेंट रहती है, जिसको हम मजीद जो है वो डिवाइड नहीं कर सकते, सब डिवीजन की नहीं कर सकते, स्मॉल यूनिट्स में कैटेगराइज को नहीं कर सकते। और कॉन्टिन्यूस में हमने क्या कहा कि इसमें जो है वो मेजरमेंट्स, पॉसिबल मेजरमेंट्स होती हैं जो कि स्पेसिफाइड नहीं होती, जो कि चेंज होती रहती हैं, ठीक है। तो ऊपर जो हमने डायग्राम देखी थी उसमें भी तो यही था ना, आपके पास ये देखो, ऑर्डिनल में ऑर्डर्ड वे में होता है, नॉमिनल में नॉट ऑर्डर्ड वे में होता है, ठीक है। नेशनैलिटी जैसा कि हमारे पास ऑर्डर्ड वे में नहीं होती, नेशनैलिटी कोई पाकिस्तानी है नहीं है बस, ठीक है, ठीक। उसके जो आपके पास ऑर्डर्ड वे में टेस्ट ग्रेड आ जाएगा। और जो कॉन्टिन्यूस और डिस्क्रीट था उसमें आपके पास क्या था कि कॉन्टिन्यूस जो है जिसको हम क्या कहते हैं डिवाइड कर सकते हैं, और जो डिस्क्रीट है उसको हम डिवाइड नहीं कर सकते, जैसे कि कार्स के एग्जांपल उन्होंने दी जो कि हम डिवाइड नहीं कर सकते। और डिस्टेंस जिसको हम जो है वो मजीद डिवीजन कर सकते हैं कि इधर से इधर तक डिस्टेंस है इसका है, इधर से इधर तक जो है वो डिस्टेंस कितना है, यानी कि अगर हमने फॉर एग्जांपल कराची जाना है तो डिस्टेंस जो है वो डिवाइड किया जा सकता है। तो होप सो आपको इसकी भी समझ आ गई। अब हम सोर्स ऑफ डाटा को डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट अबाउट सोर्स ऑफ डाटा, मतलब डाटा कहाँ कहाँ से जो है वो हम लेते हैं, कहाँ से मतलब डाटा हम इकट्ठा करते हैं। टू एनालाइज डाटा फॉर प्रिडिक्टिव एनालिसिस एंड डिसीजन मेकिंग, द इनिशियल स्टेप इज डाटा कलेक्शन थ्रू वेरियस रिलायबल सोर्सेज। यह जाहिर सी बात है, जब हम प्रिडिक्ट करना हो तो हम क्या करते हैं, या डिसीजन लेना हो तो इनिशियल स्टेप, पहला स्टेप हमारा क्या होता है कि इनिशियल स्टेप हमने डाटा को कलेक्ट करना है, जिसका हमने प्रिडिक्शन करनी है या जिसके हमने डिसीजंस लेने हैं, वो डाटा भी तो हमारे पास मौजूद होना चाहिए ना। तो रिलायबल सोर्स से हमने डाटा इकट्ठा करना होता है। तो डाटा कैन बी डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, दो कैटेगरीज होती हैं, एक तो प्राइमरी डाटा होता है और एक सेकेंडरी डाटा होता है। अब प्राइमरी डाटा कौन सा होता है और सेकेंडरी डाटा कौन सा होता है, ये हम देख लेते हैं। ये प्राइमरी डाटा की डेफिनेशन आपके पास क्या है, इज कलेक्टेड डायरेक्टली बाय क्वेश्चनर्स, सर्वेज एंड इंटरव्यूज। हम डायरेक्ट जो सोर्सेज यूज करते हैं वो प्राइमरी डाटा होता है। डायरेक्ट सोर्सेज मतलब क्वेश्चन के जरिए से हम करेंगे तो जो इंडिविजुअल से हम क्वेश्चन करके कर रहे हैं डायरेक्टली हम ले रहे हैं, ठीक है। सर्वेज या क्वेश्चन से हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं तो डायरेक्टली हम ले रहे हैं। इंटरव्यूज आमने सामने जो कम्युनिकेशन होगी उसके जरिए से जो हम डाटा इकट्ठा कर रहे हैं वो डायरेक्टली हम कलेक्ट कर रहे हैं, वो प्राइमरी सोर्सेज में आ जाएगा, ठीक है। तो प्राइमरी डाटा कैन आल्सो बी कलेक्टेड थ्रू एक्सपेरिमेंट्स एंड रिकॉर्डिंग ऑब्जर्वेशन। इसके अलावा हम ऑब्जर्वेशन से या एक्सपेरिमेंट्स जो हमने की होती हैं उनसे कंक्लूड करके हम जो डाटा लेते हैं, डाटा इकट्ठा करते हैं, कंक्लूजन के बाद जो हमारे पास आता है वो भी प्राइमरी डाटा में शामिल होता है। सेकेंडरी डाटा क्या होता है, सेकेंडरी डाटा इज कलेक्टेड फ्रॉम सम प्रीवियस रिकॉर्डेड फ्रॉम प्राइमरी डाटा। प्राइमरी डाटा से जो डाटा आएगा रिकॉर्डेड होगा वो हमारे पास सेकेंडरी डाटा में आ जाएगा, ठीक है। सेकेंडरी डाटा इज कलेक्टेड फ्रॉम सम प्रीवियस रिकॉर्डेड, प्रीवियसली जो रिकॉर्ड हुआ था वहां से जो डाटा हमारे पास आएगा इकट्ठा करेंगे हम। तो जो भी प्राइमरी डाटा था पहले मतलब किसी ने प्राइमरली उसको जो है वो कलेक्ट किया हुआ है, तो वो हम जब लेंगे तो वो सेकेंडरी डाटा जो है वो बन जाएगा। फॉर एग्जांपल इंटरनेट पे या वेबसाइट्स पे जो डाटा पड़ा हुआ है वो सेकेंडरी होगा, क्योंकि वहाँ वो किसी का प्राइमरी है, लेकिन हम अगर वही डाटा यूज करें तो हमारे लिए वो सेकेंडरी हो जाएगा। क्लियर हो गया आपको, होप सो। हम वेबसाइट से लेते हैं जो डाटा वो सेकेंडरी डाटा में आ जाता है। वेबसाइट से कलेक्ट रिकॉर्डिंग सम टॉपिक और थ्रेड्स, सर्वे collected first hand data by performing surveys about some events, movies, or anything else. Sensors collect seismic data regarding changes under the earth which cause earthquakes, जो earthquakes से cause कर रही हैं तो उससे related हम जो डाटा इकट्ठा करेंगे वो हमारे पास सेंसर्स होंगे कि earthquake की वजह क्या बन रही है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है हम वो जो कलेक्ट डाटा करते हैं वो साइंस अच्छा ये वजह बनी और इस वजह से जो है वो अर्थक्वेक हुई है या इन एरियाज में जो है वो होगी, ठीक है। तो ये आपके पास कुछ सोर्सेस है जहां से डाटा जो है वो कलेक्ट किया जाता है, जो सेकेंडरी और क्या कहते हैं प्राइमरी दोनों में शामिल होगा, ठीक है। कुछ सेकेंडरी के हैं, जैसा कि ये आपके पास प्राइमरी का है तो ये कुछ सेकेंडरी और प्राइमरी से
जो डाटा कलेक्ट करते हैं ये सोर्सेज आपके पास मौजूद होंगे हैं। तो अब आगे हम देख लेते हैं डाटा सेट एंड डाटाबेस के बारे में। A data set is a structured or organized collection of data. Data set क्या होता है हम ये पहले भी डिस्कस कर चुके हैं ऊपर जब हमने फर्स्ट टॉपिक इस चैप्टर का डिस्कस किया था। डाटा सेट स्ट्रक्चर्ड होता है और ऑर्गेनाइज्ड वे में जो कलेक्शन होता है डाटा का जिसको हम कलेक्ट करते हैं अरेंज्ड वे में जो होता है वो आपके पास डाटा सेट कहलाता है, ठीक है। विच इज यूजली एसोसिएटेड विद यूनिक बॉडी ऑफ वर्क, जिसमें मतलब कुछ कोई ना कोई हमने यूनिकली काम से लिंक्ड कर रहा होता है, जो किसी न किसी वर्क से लिंक कर रहा होता है। हाउएवर डाटाबेस, जबकि डाटाबेस क्या होता है, डाटाबेस भी ऑर्गेनाइज्ड भी होता है कलेक्शन ऑफ डाटा, लेकिन इसको मल्टीपल डाटा सेट यानी कि टेबल्स की फॉर्म में जो है वो स्टोर किया जाता है, ठीक है। डाटा सेट में तो सिंपल हमने एसोसिएट किया है किसी न किसी वर्क से, यूनिक जो काम है उसे एसोसिएट इसको करते हैं, लेकिन जो डाटाबेस है वो नंबर ऑफ टेबल्स पे मुश्तमिल होता है, ठीक है, और उसमें डाटा जो है वो स्टोर किया जाता है किसी ऑर्गेनाइज्ड वे में, किसी अरेंज्ड वे में। These tables can be accessed electronically, और ये टेबल्स जो हैं वो इलेक्ट्रॉनिकली एक्सेस किए जा सकते हैं कंप्यूटर सिस्टम से फॉर फर्दर मैनिपुलेशन एंड अपडेट। इसका डिफरेंस जो है जब एक्सरसाइज हम डिस्कस करेंगे तो वहां पे है होगा क्वेश्चन, तो वहां पे तब हम जो है वो डिस्कस कर लेंगे इसको, ठीक है। अभी हम जस्ट डिटेल पढ़ लेते हैं। These tables can be accessed electronically, अब इसको हम इलेक्ट्रॉनिकली कंप्यूटर सिस्टम से जो है वो एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। जब भी हमें एक्सेस करना होता है ताकि उसमें जो भी अपडेशन जो भी मॉडिफिकेशन हमने करनी है या कोई क्यूरी लगानी है, जिस हिसाब से हमें डाटा चाहिए होता है तो हम फिर उस हिसाब से अपना डाटा जो है वो निकाल लेते हैं टेबल्स की मदद से, ठीक है। रिपोर्ट बनानी है या क्यूरी करना है, जो भी करना होगा तो डाटाबेस से हम कर सकते हैं। टू परफॉर्म एक्शन ऑन डाटा स्टोर्ड इन डाटाबेस पे जो भी एक्शन हमें परफॉर्म करना है वो नीड अ डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, हमें डीबीएमएस की जरूरत पड़ती है। अब डीबीएमएस क्या है, अब ये एक और चीज आपके पास आ गई, ठीक है। जब डाटाबेस की बात होगी तो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की बात लाजमी होगी, ठीक है। डीबीएमएस के सिस्टम के अंदर रहते हुए ही हम डाटाबेस जो है वो बनाते हैं, ठीक है। डाटाबेस जो डेवलप की जाती है वो डीबीएमएस सिस्टम के अंदर रहते हुए की जाती है। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज द इंटरफेस बिटवीन डाटाबेस एंड एंड यूजर और डाटाबेस के दरमियान जो इंटरफेस मीडियम प्रोवाइड कर रहा होता है वो आपके पास क्या है, डीबीएमएस है। सिस्टम नाम से जाहिर है, सिस्टम कौन सा, जो डाटाबेस आपको प्रोवाइड कर रहा है, जो यूजर्स को डाटाबेस प्रोवाइड कर रहा है, जो लिंक प्रोवाइड कर रहा है कि जो भी काम आपने उससे लेना है, अपडेशन करनी है, मॉडिफिकेशन करनी है या उसमें कोई चेंजिंग करनी है, कुछ डिलीट रिकॉर्ड करना है, कुछ रिकॉर्ड ऐड करना है या उसमें कोई उस में जो डाटा मौजूद है डिफरेंट टेबल से उठा के हमने जो रिपोर्ट बनानी है, कोई भी काम करना हो तो वहाँ हम कर सकते हैं। अगर हमारे पास डीबीएमएस होगा तो ये सारे काम हम डेटाबेस से ले सकते हैं। प्रोवाइडिंग अ प्लेटफॉर्म टू क्रिएट मॉडिफाई एंड रिट्रीव डाटा, वही बात की। There are many different database management system are available depending on the type of database being used. बहुत से यहाँ पे database management systems available होते हैं, database पे depend करते हैं कि कौन सी टाइप की database हम बनाने जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल रिलेशनल database होती है, बहुत सी टाइप्स होती हैं, यहाँ पे आपके पास आई थिंक इतनी ज़्यादा डिस्कस नहीं होंगी। रिलेशनल और नॉन रिलेशनल ही database डिस्कस हुई है, और भी बहुत सारी होती हैं, ठीक है। हायरार्किकल होता है, इसके अलावा नेटवर्क डेटाबेस और भी बहुत सारे है। रिलेशनल डेटाबेस विच स्टोर डाटा इन टेबल्स की फॉर्म में डाटा को स्टोर करना होता है। इसमें दैट कैन बी अरेंज्ड, जो अरेंज की जा सकती है, कैसे अरेंज की जा सकती है, बाय डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सच एज, अब यहाँ पे जो सॉफ्टवेयर्स हैं वो कौन से यूज होते हैं जो कि ये डीबीएमएस सिस्टम्स के मतलब डाटाबेस बनाने के लिए यूज होते हैं। रिलेशनल डाटाबेस माई एसक्यूएल है, ओरेकल है, एमएस एक्सेस है एंड आईबीएम डीबी2 है, ठीक है। माई एसक्यूएल, ओरेकल और एमएस एक्सेस तो जो हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इंस्टॉल करते हैं ना, तो उसमें एमएस वर्ड, एमएस पावर पॉइंट, उसके साथ एमएस एक्सेल, तो एमएस एक्सेस भी इंस्टॉल ऑटोमेटिकली हो जाता है, ठीक है। तो ये अलग से कोई ऐप नहीं है, उसके साथ ही हमें ये भी मिलता है जिसमें टेबल्स हम बनाते हैं, ठीक है। दीज आर द मोस्ट यूज्ड डेटाबेस इन डाटा साइंस के अंदर ये सबसे ज्यादा यूज होने वाले जो है वो डेटाबेसेस हैं।
or for the data which is presented in tabular form, non-relational databases which store data in the form of such as key value pairs, column familiar. अब यहाँ पे और चीज आपके पास डिफरेंसेस में आ गई कि रिलेशनल डाटाबेस और नॉन रिलेशनल डाटाबेस। अब नॉन रिलेशनल डाटाबेस में जो डाटा स्टोर होगा वो किस फॉर्म में होगा, की वैल्यू पेयर्स की फॉर्म में, कॉलम फैमिलीज की फॉर्म में, ग्राफ्स की फॉर्म में डाटाबेस मैनेजमेंट के जरिए से इसको अरेंज किया जाएगा। अब इसके जो सॉफ्टवेयर हैं वो कौन से हैं, मैंगोडीबी है, जगह कैसेंड्रा है, ठीक है। और नॉन रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो होती है उसका दूसरा नाम नो एसक्यूएल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम भी है, ठीक है। तो ये आपको याद रखनी होगी। अब डाटाबेस रिलेशनल और नॉन रिलेशनल का हम डिफरेंस देख लेते हैं, और जो पहले टॉपिक के साथ साथ ही डिफरेंसेस डिस्कस कर रही हूँ ताकि जो क्वेश्चन बैंक होंगे तो वहां पे जस्ट आपको क्वेश्चन मेंशन कर दूंगी, आंसर आपको पहले से दिए जा चुके हैं। वैसे ये समहाउ जो नीचे आपके पास डायग्राम दी हुई है रिलेशनल डाटाबेस टेबल्स की फॉर्म में, और नॉन रिलेशनल डाटाबेस ये की और वैल्यूज की फॉर्म में, ग्राफ्स की फॉर्म में, डॉक्यूमेंट की फॉर्म में, कॉलम फैमिली की फॉर्म में, ये जो है वो डिफरेंस रिप्रेजेंट करके दिखाया हुआ है आपको, ठीक है। तो कुछ आपको डिफरेंसेस टेक्स्ट के फॉर्म में मैं बता देती हूँ। ये आपके पास रिलेशनल और नॉन रिलेशनल डाटाबेस में डिफरेंस है। सबसे पहले तो डेफिनेशन आ जाती है कि इन रिलेशनल डाटाबेस डाटा जो है वो हम बुक में डिस्कस कर भी चुके हैं कि डाटा जो है वो टेबल्स की फॉर्म में स्टोर किया जाता है, इंफॉर्मेशन स्पेसिफिक टॉपिक की, या टेबल जो आपस में लिंक्ड होते हैं, इंटरकनेक्टेड होते हैं, ठीक है। और जो नॉन रिलेशनल डाटाबेस है उसमें डाटा जो है वो टेबल्स की फॉर्म में स्टोर नहीं होता, बल्कि हायरार्किकल फॉर्म में स्ट्रक्चर जो है वो उसका डाटा यानी स्टोर किया जाता है, हायरार्की की फॉर्म में, कॉलम फैमिलीज की फॉर्म में, ग्राफ्स की फॉर्म में जो है वो डाटा को शो किया जाता है, ठीक है, हायरार्की की फॉर्म में, ग्राफ की फॉर्म में। और जो इसमें इंफॉर्मेशन स्टोर होती है रिलेशनशिप्स की फॉर्म में, ठीक है, एक दूसरे के साथ टेबल्स का आपस में रिलेशनशिप होता है, रिलेशनल नाम से जाहिर है। और नॉन रिलेशनशिप में स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड और सेमी स्ट्रक्चर्ड डाटा जो है वो स्टोर किया जाता है। और जो डाटा इतनी ज्यादा डिटेल में आपको जाने की जरूरत नहीं है, जो पॉइंट्स आपको याद रहने चाहिए मैं जस्ट वही डिस्कस करूंगी यहाँ पे, ठीक है। और स्टोरेज बाकी आपको इसलिए शो कर रही हूँ कि इसकी एक्सप्लेनेशन फ्यूचर में भी कभी अगर आपको जरूरत पड़े तो आप यहाँ से ले सकते हैं, ठीक है, हायर क्लासेस के लिए। और ज्यादा डिटेल में आपको अगर समझना है तो आप समझ लें। तो इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट इसमें रिलायबिलिटी का आता है। ज्यादा डाटाबेस जो है रिलायबल होता है, जो रिलेशनल होता है, और नॉन रिलेशनल जो है वो इतना रिलायबल नहीं होता, हर एक की फॉर्म होता है। और स्केलेबिलिटी जो है वो मतलब एक्सपैंड जो है वो ज्यादा किया जा सकता है रिलेशनल को, उसकी एक्सपेंडेशन कॉस्टली होती है, लेकिन इस जो हायर स्केलेबल होता है, क्या इसको कहते हैं, नॉन रिलेशनल डाटाबेस, और उसकी कॉस्ट इतनी ज्यादा नहीं होती। बाकी ये डिफरेंसेस में आपके पास क्या कहते हैं एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं, ये आपकी मर्जी है, आप यहाँ से वैसे देख लें। एग्जांपल्स की हम बात कर लेते हैं जो आपकी बुक में मेंशन था। रिलेशनल डाटाबेस के एग्जांपल्स में MySQL, एसक्यूएल सर्वर, ओरेकल डाटाबेस ये आ जाती हैं, ठीक है। और नॉन रिलेशनल डाटाबेस में भी आपके पास एग्जांपल्स ये बुक में आपकी मौजूद थी, MongoDB है और कैसेंड्रा है, ठीक है। तो ये एग्जांपल्स में आप शामिल कर सकते हैं। थ्री डिफरेंसेस जो है वो आप दे दें तो एनफ होगा। डाटा जो रिलेशनल डाटाबेस और नॉन रिलेशनल डाटाबेस की डिफरेंसेस में तीन कम अज कम डिफरेंसेस आपको जो है वो आने चाहिए। शॉर्ट क्वेश्चंस के हिसाब से तीन इसलिए कह रही हूँ कि आप कोई एक अगर गलत हो भी जाता है तो वो आपका कंपलसेट हो जाए। बाकी ये डायग्राम आपको जो है वो अच्छे से आनी चाहिए, इसमें थोड़ा बहुत भी आप बना लो ताकि आपको जो डिफरेंस के तौर पे ये डायग्राम भी आप बना सकते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन बैंक्स की अगर हम बात करें तो इन दोनों में स्कोप और एप्लीकेशन ऑफ डेटाबेस का क्या मतलब है, अलग अलग क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, ठीक है। तो वो अब स्कोर और एप्लीकेशंस का मैंने आपको जो है वो बता दिया था, ठीक है, कि स्कोप जो है उसमें हम देखते हैं कि उसकी बाउंड्रीज क्या हैं, डेटाबेस की मतलब कौन सी चीजें इंक्लूड है, कौन सी एक्सक्लूड होंगी।
और एप्लीकेशंस को हम यूजेज का नाम भी देते हैं, यूजेज ऑफ या यूजेज ऑफ डाटा साइंस। ठीक है, तो ये चीज आ जाएगी। अब डाटा साइंस जो है वो वाइडली यूज होती है, बाकी डिटेल हम जो है वो डिस्कस कर चुके हैं, और इसके पॉइंट्स के जो है वो आपको अच्छे से याद होने चाहिए। इस ये आ सकते हैं क्वेश्चंस की फॉर्म में। ठीक है, कौन कौन से जो प्रॉब्लम्स होती हैं और जिनको डाटा साइंस जो है वो सॉल्व करती है। और इसके अलावा यहाँ पे सेंटिमेंटल एनालिसिस की डेफिनेशन आ रही थी, टर्म आई, तो यहाँ पे डेफिनेशन क्या है कि इज द टर्म यूज्ड टू आइडेंटिफाई सेंटिमेंट्स ऑफ कस्टमर बाय एनालाइजिंग द रिव्यू अबाउट प्रोडक्ट। प्रोडक्ट के मतलब रिव्यू हासिल करने के लिए कस्टमर जो है वो एनालिसिस किया जाता है, एनालाइज किया जाता है, तज्जिया किया जाता है और उसकी बेस पे आइडेंटिफाई किया जाता है कि सेंटिमेंट्स क्या होंगे। तो कस्टमर्स की फीलिंग्स हैं, सेंटिमेंट्स मतलब फीलिंग्स को कहते हैं, तो कस्टमर की जो फीलिंग्स हैं उनको आइडेंटिफाई करके हम एनालिसिस करते हैं, एनालाइज करते हैं। सेंटिमेंट कैन बी पॉजिटिव, जाहिर सी बात है, जो जज्बात होते हैं, जो एनालिसिस फीलिंग्स होती हैं वो आपकी पॉजिटिव भी हो सकती हैं और नेगेटिव भी हो सकती हैं और न्यूट्रल भी हो सकती हैं। किसी के बारे में बस है तो ठीक है, नहीं है तो ना, मतलब इस तरह से भी होता है ना। तो कुछ पॉजिटिव एक्ट्स भी होते हैं, कुछ नेगेटिव भी होते हैं। तो सेंटीमेंट एंड एनालिसिस जो है वो परफॉर्म ऑन रिव्यूज, टेक्स्ट एंड ओपिनियंस की बेस पे कि किसी भी टॉपिक से रिलेटेड इंडिविजुअल का या कस्टमर का क्या ओपिनियन है, क्या रिव्यू है उसका। ठीक है, टेक्स्ट मतलब रिटन फॉर्म में वो जो भी देगा, तो ये सेंटीमेंट एंड एनालिसिस जो है वो गैदर किए जाते हैं इन बेस पे। क्लियर, आपको होप सो इसका आंसर हो चुका होगा। तो ये क्वेश्चंस आपके पास आगे क्वेश्चन बैंक्स में। इसके अलावा प्रॉब्लम्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिजनेस प्रॉब्लम्स, ये कुछ आपके पास हैं, इसके बारे में भी डिटेल बताया मैंने आपको, और कुछ मैंने आपको जो डायग्राम में भी शो कर दिए, तो आपको जो इजी लगे आप वो कर सकते हैं। इनकी डिटेल्स वर्डिंग की भी मैंने आपको साथ साथ बता दी थी। उसके बाद अगर हम बात करें तो डाटा टाइप्स आती है। ठीक है, तो डाटा टाइप्स की ये कैटेगरी, ये डायग्राम आपको आनी चाहिए। ठीक है, 2 मार्क्स ये आ भी जाती है। और डिफरेंसेस इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव में डिफरेंस से। ठीक है, और इसके अलावा ऑर्डिनल और नॉमिनल में डिफरेंस, और इसके अलावा कॉन्टिन्यूस और डिस्क्रीट में डिफरेंस। ठीक है, और इसके एग्जांपल्स आपने इन सब जो टॉपिक्स हैं इनके डिफरेंसेस में तो जस्ट हेड कहते हैं डेफिनेशन और एग्जांपल दे देनी है। ठीक है, और क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव में आपको डेफिनेशन, एग्जांपल और इसकी टाइप्स आप बता देंगे। ठीक है, एग्जांपल्स में दोनों में से किसी की भी आ सकती है। ठीक है, तो एग्जांपल्स में आपको भी दे देंगे, 3 पॉइंट्स बन जाएंगे आपके। तो ये आपके पास डिफरेंसेस हो गए। ठीक है, इनके आपस में। उसके बाद सोर्सेज की बात करें तो डाटा किन 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 सोर्सेज से जो है वो लिया जाता है। तो 2 तरह के आपके पास जो डाटा था, प्राइमरी और सेकेंडरी डाटा। प्राइमरी डाटा कौन सा होता है, सेकेंडरी डाटा कौन सा होता है। तो यहाँ पे आपको मैं जो है वो डायग्राम शो कर देती हूँ कि प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा कैसे जो है वो गैदर किया जाता है। प्राइमरी डाटा में कौन कौन सी चीजें शामिल होंगी और सेकेंडरी में कौन सी चीजें शामिल होंगी। ये आपके पास सोर्सेज हैं। ठीक है, वेयर डाटा के, इसमें प्राइमरी सोर्स और सेकेंडरी सोर्स था। तो प्राइमरी में आपके पास सर्वे आ जाता है, पर्सन सर्वे में आपके पास पर्सन या टेलीफोन या मेल के जरिए से हम कर लेते हैं। ऑब्जर्वेशन की बात करें तो हम पर्सनल ऑब्जर्वेशन भी होती है और मैकेनिकल ऑब्जर्वेशन होती है। एक्सपेरिमेंटल लाइब्रेरी से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट्स हैं या फील्ड एक्सपेरिमेंट्स हैं। तो सेकेंडरी अगर डाटा है तो वहां से सोर्सेज कौन कौन से होंगे। लाइब्रेरी एक आपके पास सेकेंडरी है, क्योंकि बुक्स किसी ने पहले से बनाई हुई है, किसी ने लिखी है, हम उसको जो है वो यूज कर रहे होते हैं। तो गवर्नमेंट की या ट्रेड और प्रोफेशनल एंड बिजनेस, प्राइवेट बिजनेस फर्म्स, उससे कंक्लूजन मतलब हम डाटा ले रहे हैं। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट्स जो होती हैं और एडवर्टाइजिंग मीडिया इटसेल्फ जो है एक सेकेंडरी सोर्स ऑफ डाटा है। और यूनिवर्सिटी रिसर्चेस जितनी भी होती हैं, ऑर्गेनाइजेशंस, जो इंस्टीट्यूट की रिसर्चेस, जो आपके पास प्रोजेक्ट्स होते हैं पहले से बने हुए, वो सेकेंडरी सोर्स ऑफ डाटा है, सेकेंडरी डाटा में शामिल हो जाता है, मतलब सोर्स सेकेंडरी है। ठीक है, क्योंकि पहले से किसी ने बनाया हुआ होता है, कोई किसी ने इंफॉर्मेशन इकट्ठी की हुई होती है और कुछ मतलब कंक्लूजन निकाल के अपना डाटा जो है वो निकाला, अपने एक्सपेरिमेंट्स के जरिए से डाटा जो है वो लिया हुआ होता है, तो हम उसको यूज करेंगे एज ए सेकेंडरी सोर्स। ठीक है, तो ये आपके पास जो है वो सोर्सेस ऑफ डाटा के डिफरेंट मैंने आपको डायग्राम के जरिए से भी बता दिया। उसके बाद डाटा
सेट और डाटाबेस, डाटा सेट और डाटाबेस में डिफरेंस है, वो इंशाल्लाह जब हम जो चैप्टर है वो डिस्कस करेंगे, मतलब एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे तब हम कर लेंगे। और डाटाबेस की डेफिनेशन वो भी आपको अच्छे से आनी चाहिए। यहाँ डाटाबेस की डेफिनेशन भी है, ठीक है। तो डाटाबेस क्या होती है, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, मतलब ठीक है। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और डाटा सेट की डेफिनेशन और डाटाबेस की डेफिनेशन तो यहाँ मैंने आपको बता दी, डिफरेंस इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। तो डीबीएमएस की डेफिनेशन है, उसके बाद रिलेशनल और नॉन रिलेशनल डाटाबेस का डिफरेंस भी मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे आपके पास जस्ट डेफिनेशन और डिफरेंस था, 2 पॉइंट्स जो है वो बनते थे, बाकी डिफरेंसेस मैंने आपको बता दिए। रिलेशनल डाटाबेस जो है वो यूज करती है एसक्यूएल, नॉन रिलेशनल डाटाबेस जो है वो एसक्यूएल यूज नहीं करती यहाँ पे, इसीलिए इसने कहा नो एसक्यूएल डाटाबेस है, ठीक है। वो एसक्यूएल डाटाबेस और ये नो एसक्यूएल डाटाबेस। तो ये डिफरेंसेस में आप थर्ड पॉइंट भी बुक के अंदर से ही लेके लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट आपके पास एक और अगर पॉइंट आप करना चाहें तो डायग्राम आ सकती है, ठीक है। और होप सो आपको इसका समझ आ गया सब कुछ। यहाँ तक कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। अगर कोई है भी तो आप डिस्कस करें, क्वेश्चंस करें और कमेंट्स करें, अपने क्वेश्चंस कमेंट्स और राय का इजहार करें ताकि इसे मजीद से मजीद बेहतर बनाया जाए। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।